अस्सलाम वालेकुम, प्रोफेसर अदील अजमत है। वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल मेरा माइक मेल फंक्शन कर गया था, इट वाज ऑफ ऑल द टाइम और आई थॉट के द माइक वाज ऑन, तो वीडियो को वहीं से कंटिन्यू करता हूं मैं। आपने देखा होगा पाकिस्तानी वजीर आजम ने फ्लोर ऑफ द हाउस की बात की थी कि हम उनके और जहाजों को भी गिरा सकते थे। ये 6 जहाज 8-10 भी हो सकते थे। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? लॉजिक ये, पाकिस्तान एयरफोर्स ने टारगेट्स को बहुत प्रूडेंटली इंगेज किया। जब इतने हंड्रेड्स ऑफ एयरक्राफ्ट्स आर इन द एयर, पाकिस्तान एयरफोर्स का मेन ऑब्जेक्टिव यह था कि पाकिस्तान एयरफोर्स राफेल, जो कि उनकी प्राइम एक प्लेटफॉर्म था, एरियल प्लेटफॉर्म था, पाकिस्तान एयरफोर्स उसको टारगेट करना चाहती थी। अब राफेल्स ऐसे नहीं है कि राफेल्स वर फ्लाइंग, वो अलग फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे थे, 8 के 8 या 18 के 18, वो अलग फॉर्मेशन में फ्लाई कर रहे थे। 13 राफेल्स ऐसे नहीं है, दे वर नॉट फ्लाइंग इन देयर ओन फॉर्मेशन, कि वो अलग से इंडिपेंडेंट फॉर्मेशन में गॉडजिला की फॉर्मेशन में फ्लाई नहीं कर रहे थे। दे वर एस्कॉर्टेड बाय द अदर एयरक्राफ्ट्स एज वेल। वो तो हार्ट ऑफ द फॉर्मेशन में थे, Su-30s थे, MiG-29s थे, तो देयर वर अ लॉट ऑफ एयरक्राफ्ट्स अराउंड द रफाल्स एज वेल। तो दे वर बेसिकली प्रोटेक्टिंग द रफाल्स। रफाल्स कोई फोर फ्रंट पे नहीं थे। अब पाकिस्तान एयरफोर्स ने क्या किया, इंस्टेड ऑफ शूटिंग रैंडमली एंड गेटिंग सो मेनी अदर एरियल टारगेट्स, वो चाहते तो बहुत सारे और टारगेट्स को गिरा सकती थी, क्यों नहीं? When 40+ J-10s and JF-17 Thunders are in the air, they are all equipped with PL-15. तो वो क्यों नहीं गिरा सकती थी? वो बहुत ज्यादा गिरा सकती थी, लेकिन स्ट्रेटेजी ये थी कि एक स्टेटमेंट दी जाए, और वो स्टेटमेंट ये दी जाए कि आपका जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है रफाल, आपका जो बेस्ट एयर टू एयर मिसाइल है मीटियोर, वो हमारी स्ट्रेटेजी के आगे कुछ भी नहीं है। वो स्टेटमेंट देनी थी। वो स्टेटमेंट इन्होंने दी। वो कैसे दी कि इन्होंने अपने टारगेट्स को पिक किया, पहले आइडेंटिफाई किया। देखिए, पाकिस्तान एयरफोर्स ने ये डेमोन्स्ट्रेट किया। बहुत सारे पॉइंट्स लोग मिस कर जाते हैं, जो प्रेस ब्रीफिंग के पॉइंट्स से वो मिस कर जाते हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है कि हमने इंडियन जो एयरफोर्स है, उनकी जो फॉर्मेशंस की, रफाल की फॉर्मेशंस की आपस में कम्युनिकेशन है, उसको भी हमने पकड़ लिया। हमने वो पूरी दुनिया के सामने प्ले किया। लेकिन नॉर्मल पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। आपका क्या ख्याल है कि राफेल की जो आपस की कम्युनिकेशन होती है ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, वो कोडेड नहीं होती? उसको डिकोड करना, उसको पकड़ना, और खुसूसन उस वक्त जब रेडियो साइलेंस होते हैं, जब व्हेन दे आर कमिंग फॉर एन ऑफेंसिव, आपका क्या ख्याल है कि वो नॉर्मल कम्युनिकेशन होगी, नॉर्मल मोड पे होगी? आप ये सोचें कि कितनी सिक्योरिटी की लेयर्स को क्रॉस करने के बाद वी एक्सट्रैक्टेड द ओरिजिनल कन्वर्सेशन दैट वाज गोइंग ऑन। पाकिस्तान एयरफोर्स एट दैट टाइम वो सुन रही थी उन तमाम पायलट्स की तमाम गुफ्तगू। अगर वो तमाम गुफ्तगू सुन रही थी, जो कि बहुत सिक्योर्ड लेवल पे थी, राफेल्स की फॉर्मेशन आपस में कम्युनिकेट कर रही है, आप ये सोचें कि पाकिस्तान एयरफोर्स किस हद तक एम्बेड हुई थी उनके अंदर, उनकी कन्वर्सेशन में थी। तो देयर वाज नथिंग। पाकिस्तान एयरफोर्स ने टेक्निकल ग्राउंड्स में इंडियन एयरफोर्स को नॉकआउट कर दिया, वेस्ट को नॉकआउट कर दिया। राफेल्स आपस में पायलट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, वी कैन लिसन टू देम। मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान एयरफोर्स ने अभी बहुत सी चीजें रिवील नहीं की हैं। वो इसलिए रिवील नहीं की है कि दिस वाज नॉट द टाइम एंड द प्लेस। हमें इंडियन अवाम को कुछ नहीं बताना, उनकी फोर्सेस को जो हमने बताना था वो हमने कम्युनिकेट कर दिया। आपका क्या ख्याल है कि इंडियन एयरफोर्स इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इसको इसी तरीके से ले रही होगी जिस तरीके से आम अवाम ने लिया? हम भी रीड नहीं कर सके बहुत सी चीजें, लेकिन इंडियन एयरफोर्स ने मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर पढ़ लिया। यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स ने मैसेज पढ़ लिया, इजरायली एयरफोर्स ने मैसेज को पढ़ लिया, फ्रेंच एयरफोर्स ने, चाइनीज एयरफोर्स ने। जो प्रोफेशनल लोग हैं उन्हें पता है कि हुआ क्या है। आप 3 रफाल्स की बात कर रहे हैं, यहां पे तो राफेल की पूरी कम्युनिकेशन को डिकोड कर दिया गया। आप राफेल्स की बात कर रहे हैं, यहां पे तो हम लोगों ने राफेल्स की फॉर्मेशंस को आइडेंटिफाई कर दिया। ये कोई
कमर्शियल एयरप्लेन्स नहीं है जिनके ट्रांसपॉन्डर्स ऑन होते हैं और आपको पता होता है कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट जा रहा है, किस एयरलाइन का एयरक्राफ्ट है। नो ट्रांसपॉन्डर्स, वो हालत जंग में थे। तो पाकिस्तान एयरफोर्स ने जो अपनी एबिलिटी शो की है, इट इज मच बियॉन्ड द मैसेज दैट वाज गिवन टू द पब्लिक। पब्लिक को तो ये मैसेज पता है ना जी, 6 एयरक्राफ्ट गिरा दिए, ठीक है, पब्लिक को ये पता है। लेकिन आप इस चीज के ऊपर अगर गौर करना शुरू करें कि रफेल्स की जो पायलट्स की जो सिक्योर लाइन पे एक दूसरे से कम्युनिकेशन है, वो पाकिस्तान एयरफोर्स सुन रही है। उनके स्पेक्ट्रा को हमारे स्पेक्ट्रम का कुछ नहीं पता कि हम किस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहे हैं। सवाल यह भी पैदा होता है कि रफेल्स ने कौन से मीटियोर्स फायर किए, और अगर फायर किए तो क्या वो किसी को हिट हुए? इंडियन एयरफोर्स ने भी कभी ये कोई क्लेम सीरियस नोट पे किया ही नहीं कि हमने पाकिस्तान एयरफोर्स के इन जहाजों को गिराया। एक सवाल के जवाब में इंडियन एयरफोर्स के जो रिप्रेजेंटेटिव थे उसने कहा, हाँ हमने भी पाकिस्तान एयरफोर्स के कुछ प्लेटफॉर्म्स गिराए लेकिन हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं क्योंकि वो दुश्मन की टेरिटरी के अंदर है। क्यों? जरा प्लेटफॉर्म कोड करके बताते ना कौन से प्लेटफॉर्म से। हमने तो बता दिए कौन से प्लेटफॉर्म से, आप भी बताइए। इसलिए बिकॉज यू आर ट्राइंग टू हाइड द एम्बैरेसमेंट। और ये एम्बैरेसमेंट मैं आपको एक बात बताता हूं, ये एम्बैरेसमेंट ये अपनी आवाम से तो हाइड कर सकते हैं। अब आवाम के भी आप देखें ना, अब वो जो रफेल 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 की एक वो तमाम की तमाम इंटरनेट के ऊपर इंडियन अवाम ने एक बात बनाई हुई थी, क्योंकि उनका मीडिया उनको ये बताना शुरू हो गया था कि रफेल्स आर दी अल्टीमेट फ्लाइंग मशीन्स। आप उनकी यूट्यूब वीडियोस देखें तो आपको पता चलेगा रफेल्स ने F-22 को भी भराया हुआ है उनके मुताबिक। सॉरी, आई जस्ट वेंट टू स्विच ऑफ द फैंस और मैंने फैंस को स्विच ऑफ कर दिया। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, मतलब आई डू नॉट वांट कि फैंस की आवाज भी इस तरीके से है क्योंकि मैसेज क्लियर नहीं आता। तो इंडियन अवाम को स्पेशली ये मैसेज अब मैं दोबारा दे रहा हूं, आपने तो रफेल को F-22 के अगेंस्ट भी पिच करके F-22 को भी हरा दिया था। आप अपनी वीडियोस देखिए ना, आप इंडियन चैनल्स पे जाके उनकी पुरानी वीडियोस देखें। दुनिया का कोई एक एयरक्राफ्ट बताएं जिसको उन्होंने रफेल के अगेंस्ट पिच करके उसको आउट नहीं कर दिया, नॉकआउट नहीं कर दिया। और चाइनीज एयरक्राफ्ट और चाइनीज मिसाइल्स के मुतालिक वो बात करते थे जंग फाइटर्स हैं। हम्बलनेस आप में आ जानी चाहिए। आप देखें पाकिस्तान एयरफोर्स इज हम्बल है। हम चाहें तो इस चीज को इतना आउट ऑफ प्रोपोर्शन भी बता सकते हैं, लेकिन हमने हम्बलनेस में सिर्फ ये बताया कि आपके 6 एयरक्राफ्ट आर डाउन। और ये नंबर्स आप देखिएगा, वक्त के साथ साथ ये नंबर्स प्रूव होंगे। आप लोग पहले एक भी प्लेटफॉर्म नहीं मानते थे, फिर आप लोग, चूंकि ये अनडिनाइबल चीजें होती हैं, तो आपके एयरफोर्स रिप्रेजेंटेटिव ने ये कहना शुरू कर दिया कि जंग में तो लॉसेस होते हैं। अब आप देख लीजिए ना, अब आप कहते हैं कि देखें जी हमने एक नया नॉर्म सेट किया। अच्छा, न्यू नॉर्म क्या है? न्यू नॉर्मल इज कि यू कैन स्ट्राइक इनसाइड पाकिस्तान व्हेनेवर देयर इज अ टेररिस्ट अटैक। ठीक है, ये आपका न्यू नॉर्म है, ये आपका न्यू नॉर्मल है। तो आप ये देखें कि पाकिस्तान ने क्या किया, आपके अर्बन सेंटर्स को भी हिट किया। बेसेस आपके अर्बन सेंटर्स में ही थे ना, और अगर बेसिस को हिट किया जा सकता तो अर्बन सेंटर्स को भी हिट किया जा सकता। ये तो पाकिस्तान एयरफोर्स की, हम बहैसियत कौम, बहैसियत मुसलमान, हम लोगों की ट्रेनिंग ऐसी है कि हम लोग अर्बन सेंटर्स में सिविलियंस को टारगेट नहीं करते। ठीक है, तो इसका नाजायज फायदा मत उठाइए। यह आपको भी पता है कि अगर आपने दोबारा ऐसी कोई हरकत की तो आपको क्या कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी। क्यों सीज फायर आप लोगों ने एक्सेप्ट किया? ना करते, ना करते। आप तो वर्ल्ड पावर है ना, आपको कोई कैसे डिक्टेट करेगा? क्यों एक्सेप्ट किया? ना करते ना, यू आर गोइंग फाइन, आप तो बहुत जबरदस्त जा रहे थे। तो इस चीज को माने। फिर दूसरा, एयरफोर्स से जरा निकलते हैं ना, जरा बाहर आते हैं, नेवी की बात करते हैं जिधर एक्शन हुआ ही नहीं, और ये सबसे बड़ी आपकी एम्बैरेसमेंट है। नेवी की बात करते हैं जहां पे एक्शन नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी एम्बैरेसमेंट है आपकी। आप कहेंगे वो कैसे?
वो इस तरीके से कि एयरफोर्स में आपके फिर भी कोई दम ये था ना कि आप इंट्रूड करेंगे एयर स्पेस को। एयर स्पेस तो आपने क्या इंट्रूड किया, आप तो अपने इलाके के अंदर उड़ते साथ ही मारेंगे ना। नेवी जो आपका एयरक्राफ्ट कैरियर था, अब मैं आपको, अब यही तो वो बातें हैं, आप मेरी पुरानी वीडियोस देखें, मैं कह के थक गया। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आर हिस्ट्री, और खुसूसन वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आप पिच कर रहे हैं, 1 दर्जन जहाज मैक्सिमम वो कैरी कर सकता। 12 MiG-29 एट मैक्सिमम। और नॉर्मली कितने फील्ड करते हैं आप? 5, 6, 7, विच आर बेयरली इनफ फॉर इट्स ओन प्रोटेक्शन। क्यों आपका एयरक्राफ्ट कैरियर वापस हो गया था? जब ये रिटेलिएशन हुई थी, कहां था बताइए ना। आपको पता था ये प्राइम टारगेट है। एयरक्राफ्ट कैरियर्स आज की वॉरफेयर में सिर्फ पावर प्रोजेक्शन है और कुछ नहीं है, और वो पावर प्रोजेक्शन भी उन कंट्रीज के अगेंस्ट है जिनकी एयर पावर वीक है। मैं कह के थक गया, आपने लिसन नहीं किया। यू केप्ट ऑन सेइंग एयरक्राफ्ट कैरियर, हमारा एयरक्राफ्ट। ओ भाई, ये एयरक्राफ्ट कैरियर, आप मेरी वीडियोस देखें तो सही ना। मैंने ये कॉन्फ्लिक्ट से पहले कहा था कि पाकिस्तान को एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है, इसका कोई आजकल की वॉरफेयर में काम ही नहीं है। सबमरीन आपकी डिटेक्ट होगी थी, सबमरीन क्यों वापस चली गई थी बताइए ना। आपके रिकॉनिसेंस एयरक्राफ्ट डिटेक्ट हो गए थे। आप शुक्र करें कि नेवल एंगेजमेंट्स नहीं हुई हैं। आप नंबर्स में ज्यादा हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं। आप टैक्टिक्स में आइए। आप फील्ड करते हैं ना अपने नेवल एसेट्स को, हमारे नेवल एसेट्स पे। वो जी खबर आई 400 माइल्स पे पहुंच गया आपका कैरियर ग्रुप। गुड, 400 माइल्स तो पता चलेगा ना जी, 400 माइल्स पे पहुंचा, फिर कहां गया, क्या किया उसने? तो रियलिस्टिक रहें, हम्बल रहें। हम्बलनेस आप में नहीं थी, पाकिस्तान की आर्म फोर्सेस ने हम्बलनेस आप में डालने की कोशिश की है। अगर आप अभी भी ना समझे तो इस पे क्या किया जा सकता? हम्बलनेस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मुझे फख्र अपनी एयरफोर्स पे है, मुझे फख्र अपनी नेवी पे है, मुझे फख्र अपनी आर्मी पे है, अपने स्ट्रेटेजिक असासों पे है। आपने बिल्कुल अटैक किया। अच्छा देखें, इसको भी मैं मानता हूं, आपने अटैक किया, आपने बेसिस को अटैक किया। मैं ये चाहूंगा, और मैं ये चाहूंगा कि इंडिया वाले भी ये बात चाहें कि पाकिस्तान भी सहाफियों को लेके उन बेसिस को दिखा दे जिन बेसिस के ऊपर आपने अटैक किया, और आप भी जर्नलिस्ट्स को लेके उन बेसिस को दिखा दें जहां पे पाकिस्तान ने अटैक किया। मेरे ख्याल में ये एक बहुत फेयर सिनेरियो है, वो भी इसलिए कि आपकी तसल्ली हो जाए। अटैक हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि अटैक नहीं हुआ, मैं ये नहीं कह रहा कि बॉम्ब्स नहीं यहां पे गिरा, लेकिन फिर पता चल जाए ना, डैमेज असेसमेंट आ जाए। और आनी चाहिए। देखिए, डैमेज असेसमेंट इसलिए आनी चाहिए कि बात ये नहीं है कि कोई कंट्री कितना एम्बैरेस हो रहा, बात यह है कि लेसन्स आर बीइंग लर्न्ड। सबसे बड़ा लेसन जो इंडिया को लर्न करना, डिसिप्लिन योर मीडिया। अपने मीडिया को डिसिप्लिन करें। अपने मीडिया में ऐसे लोगों को मत बिठाएं, एंकर्स और मेहमानों की सूरत में, जो बहुत गैर मुहज्जिब लोग हैं, जो बहुत गैर मुहज्जिब लोग हैं। वो आपका फेस बने हुए हैं, वो आपकी रिप्रेजेंटेशन बने हुए हैं, गैर मुहज्जिब लोग। गौरव आर्या, जनरल बख्शी और लोग भी होंगे, लेकिन ये वो लोग हैं जो बाहर के लोग अगर देखते हैं तो कहते हैं ये इंडियन आर्मी के पर्सनल है। तो थिंक अबाउट द पीपल हु आर इन द आर्म फोर्सेस, ये डिसीजन मेकर्स हैं। सिर्फ नफरत, कोई रीजन नहीं, कोई लॉजिक नहीं, नफरत, पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ नफरत। अब आप आ जाए, जो पाकिस्तानी पैनलिस्ट बैठे होते हैं, मैं इंडियन मीडिया को देखने वालों को एक रिक्वेस्ट करूंगा, ठीक है, आप जहन में ये रखें कि आपके रफाइल्स गिर गए, कोई बड़ी बात नहीं, आपके पास तो इतना पैसा और ले आएंगे। मतलब आप आर्ग्यूमेंट्स देखें ना,
कोई बात नहीं, हमारे पायलट्स तो सेफ आ गए। और भाई आप लोगों ने बहुत मार खा लिया, लेकिन लिसन टू दिस, मैं आपको एक बात चैलेंज से कहता हूं। आप पाकिस्तानी मीडिया में इवन जब ये क्राइसिस हो रहा था तो जो पैनलिस्ट होते थे उनकी गुफ्तगू को सुने, आपको अच्छा लगेगा, आपको सोबर लगेगा, आपको सिविलाइज लगेगा। और फिर उसके बाद अपने पैनलिस्ट की गुफ्तगू सुने और विदाउट एनी बाइस फैसला करें, विदाउट एनी बाइस फैसला करें। आप फैसला कीजिए। आप एक बड़ी कौम है, इतने बिलियन ऑफ पीपल, आप तादाद में इतने ज्यादा है। आप कहते हैं आपका एक कल्चर है, गुड इनफ, तो उस कल्चर को शो भी करें ना, दुनिया में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप। आप अपने आप को दुनिया की एक पावर कहते हैं। दुनिया में आपने डिप्लोमेसी में जो मार खाई है वो अनप्रेसिडेंटेड है, अनप्रेसिडेंटेड, अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको एक बात बताऊं, आपसे इस वक्त इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स बहुत खफा होंगे, बहुत खफा होंगे, इजराइल खास तौर पे। आपके अंदर इतना कुछ इन्वेस्ट किया, आपके अंदर एक हवा भरी गई कि यू आर द इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। हवा भर भर के आपको बताया गया नहीं भाई आप चाइना तो कुछ नहीं है, आप चाइना से बड़ी पावर बन रहे हैं। और आपने कुछ कंट्रीज को एम्बैरेस कर दिया, अपने आप को तो किया ही किया, अपनी तो एम्बैरेसमेंट आप लोग मानते ही नहीं ना, लेकिन आपने कुछ कंट्रीज को बहुत एम्बैरेस किया। आपने फ्रांस को कितना एम्बैरेस किया। क्या इस बात को आप डिनाई कर, डू यू हैव द करेज टू डिनाई दिस ट्रुथ? आप में करेज है? हम तो ये कहते हैं कि चाइना ने हमारा साथ दिया, हमने चाइना का सर फख्र से बुलंद किया, कहते हैं। दूसरी कंट्रीज हमें हमारी तरफ देख रही हैं, अजरबैजान इज लुकिंग एट अस फॉर सपोर्ट ऑन आवर साइड। तो यू लुक एट द कॉन्फ्लिक्ट, यू लुक एट इंटरनेशनल डिप्लोमेसी। आपकी जो फेलियर हुई है डिप्लोमेसी में, आप उसको जरा गौर से देखिए। यू फेल्ड मिजरेबली। वो जितनी आपके ऊपर एक इन्वेस्टमेंट हुई थी, जितना आपकी आवाम को उठाया गया था, गलत उठाया गया था आपको। दिस वॉज अ रियलिटी चेक। आप इसको ऑपरेशन सिंदूर को आप एक अपने लिए एक रियलिटी चेक रखिए। ठीक है, मिसाइल तो आप किसी भी टाइम मार सकते हैं, मार लीजिए, लेकिन ये याद रखें कि उसके बाद आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलना है। ये कहना कि नाउ एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी टेकन एज एन एक्ट ऑफ वॉर, ऑलराइट, इफ यू थिंक दैट यू आर अप फॉर इट अगेन, मोस्ट वेलकम। भाई वो वॉर्स खत्म हो गई हैं, वो वॉर्स खत्म हो गई हैं कि आप कहें कि यार किसी मुल्क की इकोनॉमी को हम खत्म कर देंगे। कैसे खत्म करेंगे? हम वॉर के उस पोस्चर में आएंगे और जनाब पूरी जो है वो फौज मूव करेगी, टैंक्स मूव करेंगे, आर्सेनल्स मूव करेंगे फॉरवर्ड पोजीशंस में, और तमाम वॉर की प्रिपरेशंस होगी। नाउ द वॉर्स आर स्मार्टर एंड क्विकर, ऑब्जेक्टिव्स आर अचीव्ड विद इन अ कपल ऑफ आवर्स। 3-4 दिन की जो आपका अटैक्स है उनको हमने 1.5 घंटे में जब रिटेलिएट किया तो हमने चेंज कर दिया सिनेरियो, हमने तो चेंज कर दिया सिनेरियो। तो इन चीजों को अपने ज़हन में रखें और आहिस्ता आहिस्ता आप अपनी आवाम को एजुकेट कीजिए। आपकी आवाम को एजुकेट करने की जरूरत है। आपके मीडिया को एक राय आमा बनाने की जरूरत है, जो राय आमा रियलिटी के ऊपर बेस्ड हो, रियलिटी पे बेस्ड हो। तो रियलिटी पे बेस करेंगे तो ये फायदा आपको ही होगा। देखें, फायदा आपको होगा। आपको पता है आप सुपर पावर नहीं है, आप बनने भी नहीं जा रहे। आपने उन कंट्रीज को बहुत एम्बैरेस किया है जिन्होंने आपकी फॉल्स प्रोजेक्शन की हुई थी। आपने फ्रांस को बहुत एम्बैरेस किया, बहुत एम्बैरेस किया। आपने यूरोपियन कंट्रीज को, सेकंड एम्बैरेसमेंट जो हुई है यूरोपियन कंट्रीज को आफ्टर यूक्रेन आपने दिया। आई थिंक यू हैव प्रूवन अ सेकंड यूक्रेन फॉर यूरोप, रादर अ बिगर वन। वो जो फेलियर था ना वो आपकी तरफ एट्रीब्यूट करेंगे।
अब हम आते हैं एयरफोर्स की, ये जो एरियल विक्ट्री है ये अब टॉप गन में भी बताई जाएगी, एज एन एग्जांपल दी जाएगी। ये चाइना पाकिस्तान ने ये जो ऑपरेशंस लॉन्च किए और ये किस तरीके से हमने एरियल डोमिनेंस हासिल की, ये अब तमाम की तमाम चीजें सिखाई जाएंगी, वॉर कोर्सेज में सिखाई जाएंगी, एयर कॉम्बैट्स में सिखाई जाएंगी। अब आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता वो जो कोबरा मनूवर्स और सुपर मनूवरेबिलिटी ये बातें खत्म हो जाएंगी। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम की इंटीग्रेशन की बात हुआ करेगी। अब वेस्टर्न स्टाइल ऑफ बीवीआर एंगेजमेंट के बाद अब चाइनीज स्टाइल ऑफ बीवीआर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इंटीग्रेशन की बात हुआ करेगी और पाकिस्तान इज लीडिंग नाउ। ऑफ कोर्स चाइना ने हमें बहुत मदद की है और ये तमाम चीजें रीजन की बाकी पावर्स देख रही हैं, वो इस पावर शिफ्ट को देख रही हैं, वो इस ह्यूज एम्बैरेसमेंट को देख रही हैं जो इंडिया को फेस करनी पड़ी है। देखते हैं आगे। अब इंडिया राफेल्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो उसने नेवी के लिए किए हैं उसके मुतालिक कैसे प्रोसीड करता, बहुत सारी चीजें हमें वक्त के साथ साथ पता चलती जाएंगी। मैंने आपको एक बात बताई थी कि इंडिया ने रशिया के SU-57 को छोड़ा था राफेल के लिए। एक अलग वीडियो में अब आपको बताऊंगा कि इंडिया ने सुपर हॉर्नेट को छोड़ा था, F-15 को छोड़ा था यूनाइटेड स्टेट्स के। तो ये तो जनाब सिनेरियो है। आई मेक अ डिफरेंट वीडियो फॉर दैट। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट प्रोफेसर अदील अजमत और फीडबैक मुझे देते रहिए। उससे ये होता है कि आई कैन मेक बेटर वीडियोस, मुझे टॉपिक्स भी आप सजेस्ट करते रहें। तो इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो। अल्लाह हाफिज।